विचारार्थ कल्पना के अंतर्गत आज की क्लास में हम वस्ती कल्पना का अध्ययन करेंगे। वस्ती कल्पना आप लोगों ने पहले भी सुना होगा क्योंकि ये पंचकर्म के अंतर्गत आने वाली मुख्य कल्पना है। यहाँ तक कि चरक ने अपने पंचकर्म में 2 कर्म जो है वो वस्ती को बताया है, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। बाह्य उपचार कल्पना में अगर किसी का इफ़ेक्ट या प्रभाव सबसे अधिक होता है तो वो वस्ती कल्पना है। यहाँ तक कि चरक ने इसे अर्ध चिकित्सा कहा है और कई आचार्यों ने इसे पूर्ण चिकित्सा के रूप में माना है, क्योंकि कोई भी व्याधि शरीर में वात के बिना उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि दोष अपने स्थान से दूसरे स्थान जाने में स्वयं समर्थ नहीं होते हैं। धातु और मल भी इसी तरह से वात के बिना उनका एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं होता है। इसीलिए वात की जो मुख्य शोधन चिकित्सा है, जिसे वस्ती चिकित्सा कहते हैं, इसे पूर्ण या अर्ध चिकित्सा कहा गया है। पंचकर्म का आधार होने के कारण इसका वर्णन हमको सभी संहिताओं में मिलता है, चरक में, सुश्रुत में, वाग्भट में और सारंगधर संहिता में। अगर हम कल्पना के पर्पस से देखें तो वस्ती कल्पना के अंतर्गत हम इन औषधियों को किस प्रकार से प्रदान करते हैं या फिर इसमें देने वाली औषधियों का निर्माण किस प्रकार से हमें करना चाहिए, उसका अध्ययन करते हैं। तो जब हम वस्ती कल्पना देखते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में आता है कि इसे वस्ती कल्पना क्यों कहते हैं। तो इसे निरुक्ति कहें या फिर परिभाषा करें, वस्ति भी दीयते यस्माद् तस्माद् वस्ति इति स्मृता, अर्थात जिसे वस्ती के द्वारा प्रदान किया जाता है उसे वस्ती कहते हैं। तो वस्ती का तात्पर्य आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, मूत्राशय जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके लिए संस्कृत में अगर कोई शब्द आया है तो वो वस्ती है। तो वस्ती से तात्पर्य मूत्राशय होता है। तो पुराने समय में वस्ती प्रदान करने के लिए रोगी को, उस समय ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट नहीं पाए जाते थे, तो जो पशु होते थे उनके मूत्राशय का या वस्ती का उपयोग किया जाता था, इसीलिए इसका नाम वस्ती किया गया। इसके अलावा कई आचार्यों का मानना है कि इसे वस्ती प्रदेश में दिया जाता है, लेकिन वस्ती अगर हम बोलते हैं वस्ती प्रदेश में दिया जाता है तो ये सिर्फ मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर तक सीमित हो जाता है, लेकिन जो वस्ती कल्पना है मुख्य रूप से ये गुदमार्ग में दी जाती है। तो इसकी जो निरुक्ति है वो कहना ये सही होगा, क्योंकि जो वस्ती के द्वारा प्रदान की जाती है उसे वस्ती कल्पना कहते हैं। अगर चरक के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षि गत्वा शकृत दोष चयम विलोड्य संस्नेह कायम सपुरुष दोषम सम्यक सुख नेति च य स वस्ती, अर्थात जो गुद मार्ग से प्रवेश करके नाभि प्रदेश में, कटी प्रदेश में, पार्श्व या कुक्षी में जा करके वहाँ पर संचय यानी वहाँ पर जमा हुए शकृत और दोष, जो मल वहाँ जमा हो गया है और जो दोष वहाँ जम गए हैं, जैसे कि वहाँ पर कौन सा दोष है, मुख्य रूप से वात दोष होता है, तो उसे विलोड यानी उसे अपने जगह से मूवमेंट कराने के लिए सक्षम करके या मथ करके संस्नेह कायम, और काय मतलब उस स्थान पर्टिकुलर को स्निग्ध बना करके सपुरुष दोषम, उस पुरुष यानी मल को और दोष को वहाँ से निकाल करके सम्यक सुखम नेति, शरीर से बाहर निकल जाती है, उसे वस्ती कहते हैं। मुख्य रूप से मल मूत्र की जो प्रवृत्ति होती है वो अपान वायु के कारण होती है। अगर इस वायु में विकृति आ जाती है तो आप लोग देखेंगे कि मल और मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती है, और ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन के केसेस में जहाँ वात की वृद्धि हो जाती है वहाँ मल की सम्यक प्रवृत्ति नहीं होती है। उस कंडीशन में अगर पेशेंट को वस्ती प्रदान किया जाता है तो ये जो उसका वात प्रतिलोम हो गया है उसकी अनुलोम गति करता है और साथ में पुरुष को भी अपने साथ ले आता है, और जो रुक्षता उत्पन्न हो जाती है वात की अधिकता के कारण, तो ये शरीर को स्निग्धता प्रदान करता है। तो यही चरक के अनुसार डेफिनेशन है। सारंगधर ने बताया है कि जो वस्ती प्रदेश से दी जाती है या वस्ती के कारण इसे देने के कारण इसे वस्ती कल्पना कहते हैं। अगर वस्ती के भेद की बात की जाए तो इसके अनेक प्रकार का हमको वर्णन मिलता है। जो प्रकार करने के, भेद करने के जो आधार हैं वो अलग अलग बताए गए हैं। जैसे अधिष्ठान भेद से अगर हम देखें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अधिष्ठान मीन्स हम कौन से स्थान पर वस्ती का प्रयोग कर रहे हैं। तो अधिष्ठान भेद से अगर हम देखते हैं तो ये 4 प्रकार की होती हैं: पक्वाशय, गर्भाशय, मूत्राशय और
व्रणगत, यानी हम वस्ती का जो द्रव होता है उसे गुद मार्ग के द्वारा शरीर में या मूत्र मार्ग के द्वारा या फिर किसी व्रण के द्वारा या योनि मार्ग के द्वारा शरीर में प्रवेश कराते हैं। तो इस कंडीशन में जब वो शरीर के अंदर जाता है तो वो कौन से एरिया में जा रहा है, किस भाग में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसे चार प्रकार बताया गया है। अगर हम गुद मार्ग से वस्ती दे रहे हैं तो वो पक्वाशयगत वस्ती कहलाता है। अगर हम योनि मार्ग से वस्ती दे रहे हैं तो ये गर्भाशयगत वस्ती कहलाता है। अगर हम मूत्र मार्ग से वस्ती दे रहे हैं तो ये मूत्राशयगत वस्ती कहलाता है। और अगर हम किसी ओपन वुंड से, कहीं पर चोट लगी है और वो गहरा है, तो उस व्रण को अंदर तक साफ करने के लिए अगर हम वस्ती प्रदान कर रहे हैं तो उसे व्रणगत वस्ती कहते हैं। दूसरा जो भेद है वस्ती का वो किया गया है द्रव्य के भेद से, कि हम किन द्रव्यों का उपयोग करके वस्ती प्रदान कर रहे हैं। मुख्य रूप से वस्ती कर्म में हम किसी भी औषधि के लिक्विड पार्ट, यानी या तो स्वरस या तो क्वाथ या तो क्षीर या उससे सिद्ध किए हुए घी या तेल का उपयोग करते हैं। तो हम कौन सा द्रव्य का रूप उपयोग कर रहे हैं उसके आधार पर ये दो प्रकार का होता है। मुख्य रूप से जो हमारा मेन प्रकार है निरूह वस्ती और अनुवासन वस्ती। निरूह को हम आस्थापन वस्ती भी बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम औषधि के क्वाथ का उपयोग करते हैं। दूसरा है अनुवासन वस्ती। इस वस्ती में हम औषधि के सिद्ध किए हुए स्नेह या तेल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो भेद है वो संख्या के आधार पर किया गया है। अगर संख्या के अनुसार देखें तो वस्ती 3 प्रकार की होती है, कर्म वस्ती, काल वस्ती और योग वस्ती। तो ये आपका वाइवा पर्पस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्म वस्ती में 30 वस्ती दी जाती है, काल वस्ती में 16 वस्ती दी जाती है, जबकि योग वस्ती में 8 वस्ती दी जाती है। तो जो कर्म वस्ती होती है इसमें जो 30 वस्तियाँ होती हैं, इसमें ये जो तीनों वस्ती हैं कर्म, काल और योग, इनमें सबसे पहले अनुवासन वस्ती दी जाती है, जिससे गुद प्रदेश में स्निग्धता आ जाती है। तो 30 में एक आप पहले ही माइनस कर लिए, एक अनुवासन वस्ती। उसके बाद जो 24 वस्तियां हैं उसमें 12 अनुवासन वस्ती और 12 आस्थापन वस्ती अल्टरनेट दी जाती है। उसके बाद बची हुई जो 5 वस्तियां होती है वो अनुवासन वस्ती होती है। अगर काल वस्ती की बात की जाए तो काल वस्ती में 16 वस्तियां दी जाती हैं, जिसमें पहली अनुवासन वस्ती है, उसके बाद 6 वस्ती अनुवासन और 6 वस्ती आस्थापन अल्टरनेट दी जाती है। उसके बाद 3 अनुवासन वस्ती दी जाती है। योग वस्ती की बात करें तो योग वस्ती में 8 वस्ती प्रदान की जाती है, जिसमें पहली अनुवासन वस्ती है, उसके बाद 3 अनुवासन और आस्थापन वस्ती अल्टरनेट दी जाती है और सबसे लास्ट में पुनः अनुवासन वस्ती दिया जाता है। अगर कार्मुक भेद से बात करें कि ये जो वस्ती हम पेशेंट को दे रहे हैं वो जा कर के उसके शरीर पर कौन सा प्रभाव डालेगी या कौन से रोगों को दूर करेगी या हम किस पर्पस से इसका उपयोग कर रहे हैं, तो उसके आधार पर भी इसे अलग अलग प्रकार पे डिवाइड किया गया है। तो जैसे शोधन वस्ती जो शरीर में जा कर के दोषों को शोधित करके या फिर बढ़े हुए दोषों को बाहर निकाले। लेखन वस्ती जो जा कर के चिपके हुए मलों को या दोषों को खींच कर या खुरुच कर बाहर निकाले। स्नेहन वस्ती जो जा कर के स्निग्धता उत्पन्न करे या वात के प्रकोप को कम करे। व्रीहण वस्ती जो शरीर में जा कर के पोषण प्रदान करे और व्रीहण का कार्य करे। उत्क्लेशन व्यक्ति जो दोषों को उत्क्लेशित करे, प्रकूपित करे। समन वस्ती जो दोषों को जा कर के शमन करे। कर्षण व्यक्ति जो कि दुबलापन लाने में हेल्प करती है या शरीर को कृश करने में हेल्प करती है या किसी भी चीज़ को बाहर खींच के निकालने में हेल्प करती है। रसायन वस्ती रसायन के पर्पस से दी जाती है। वाजीकरण वस्ती शुक्र की वृद्धि करने के लिए दी जाती है। चक्षुष्य वस्ती नेत्र शक्ति बढ़ाने के लिए की जाती है। संग्राही संग्रहण की क्षमता, यानी अगर दोष की अति प्रवृत्ति हो रही है तो उसे रोकने के लिए या मल की अति प्रवृत्ति हो रही है तो उसे रोकने के लिए संग्राही वस्ती का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट व्रण प्रसादन। तो व्रण प्रसादन मीन्स जैसा हमने व्रणगत वस्ती पढ़ा, अगर कोई व्यक्ति व्रण प्रसादन मीन्स व्रण जो है चोट लगा है उसको जल्दी भरने में हेल्प करे और वहाँ इन्फेक्शन होने से रोकने के लिए जो वस्ती दी जाती है वो है व्रण प्रसादन
वस्ती। अब इनमें से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से हमको 3 वस्ती के भेद मिलते हैं, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और उत्तर वस्ती। ये जो 3 भेद बताए गए हैं ये मुख्य रूप से उपयोग होने वाली वस्तियां हैं। तो जैसे हमने 2 देखा था, आस्थापन और अनुवासन, ये प्रयोग के आधार पर था कि हम किस द्रव्य का उपयोग कर रहे हैं। उत्तर वस्ती जो होता है इसका मुख्य उपयोग स्त्री रोग में किया जाता है, इसीलिए इसे प्रकार के अंदर नहीं रखा गया है। तो अगर इस तरह से हम 3 भेद देखें जो चिकित्सा के दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती और उत्तर वस्ती। तो जो आस्थापन वस्ती होता है इसे निरूह वस्ती भी कहा जाता है। अगर इसके बारे में देखा जाए तो सदोष निर्हरणम शरीर निरोहणाद व निरूहा वयः स्थापनाद आयु स्थापनाद व आस्थापनम। सुश्रुत के अनुसार इसे निरूह या आस्थापन वस्ती कहा जाता है क्योंकि ये दोषों को बाहर निकाल करके शरीर का रोहण यानी वृद्धि करती है, इसीलिए इसे निरूह वस्ती कहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर और वय को स्थिर करने में हेल्प करती है, इसीलिए इसको आस्थापन वस्ती कहते हैं। अगर अनुवासन वस्ती की बात की जाए तो अनुवासन वस्ती जो होती है अनुवसनम अपि ना दुष्यति अनुदिवसम व दियत इति अनुवासनम। ये भी सुश्रुत ने वर्णन किया है कि जिस वस्ती द्रव के शरीर में रहने पर कोई भी उपद्रव कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न ना हो और जिसको हम प्रतिदिन डेली यूज़ कर सकते हैं, उस वस्ती को हम अनुवासन वस्ती कहते हैं। लास्ट में आता है उत्तर वस्ती। तो इसे उत्तर मार्ग, आगे के मार्ग के द्वारा दिया जाता है, इसीलिए इसे उत्तर वस्ती कहते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रभाव होता है बाकी दोनों की अपेक्षा ज़्यादा होने के कारण या दोनों वस्तियों से प्रधान होने के कारण इसे उत्तर वस्ती कहा जाता है। या तीसरा अगर कारण देखें तो उत्तर मतलब होता है बाद में, तो इन दोनों वस्तियों के बाद में इसे प्रदान किया जाता है, इसीलिए इसे उत्तर वस्ती कहा जाता है। तो अवस्थी के ये 3 मुख्य प्रकार हैं जिनका उपयोग हम चिकित्सा के पर्पस से करते हैं। अब इसके बाद अगर हम वस्ती की श्रेष्ठता की बात करें तो आचार्य चरक ने वस्ती की जो श्रेष्ठता है उसके बारे में कहा है कि शरीर में जितने भी रोग होते हैं, चाहे शाखागत हो, कोष्ठगत हो, मर्म प्रदेश में हो, ऊर्ध्वांग हो या सर्वांग हो, सभी रोग जो होते हैं वात दोष के बिना उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा जो वात दोष होता है ये पूरिश हो, मूत्र हो, पित्त हो या शरीर में जितने भी मल आशय हैं, जहाँ पर मल की उत्पत्ति, मल मीन्स अशुद्धि अगर हमारे शरीर में है तो उसको बाहर निकालने का काम और उसको तोड़ने का काम वात करता है। अगर वात में विकृति हो जाती है या उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो इन दोनों पर्पस को रोकने के लिए हम वस्ती का उपयोग करते हैं। इसी कारण से आचार्य ने वस्ती को अर्ध चिकित्सा या कई आचार्यों ने इसे पूर्ण चिकित्सा कहा है। जब हम किसी भी पेशेंट को वस्ती देते हैं तो मुख्य रूप से पुराने समय की बात करें, जैसे निरुक्ति की बात करें तो हमने देखा पुराने समय में ये मरे हुए पशुओं की जो वस्ती यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको साफ़ करके दिया जाता था ताकि इन्फेक्शन के चांसेस ना हो। लेकिन अभी के समय जब हमारे पास सुविधा है तो हम वस्ती यंत्र का उपयोग करते हैं। पुराने लोग भी जो उपयोग करते थे उसे वस्ती यंत्र कहते थे, जिसमें यूरिनरी ब्लैडर होता था और नली के रूप में ये कमल नाल का यूज़ करते थे। अभी के समय में जो वस्ती यंत्र यूज़ होता है उसमें मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं, एक तो वस्ती नेत्र और दूसरा वस्ती पुटक। तो जो वस्ती नेत्र होता है ये नाड़ी के समान लंबी नली की तरह रचना होती है जो एक किनारे में चौड़ी होती है और दूसरे किनारे में संकरी होती है। मुख्य रूप से ये धातु की बनाई जाती है। ठीक है, तो ये जो वस्ती नेत्र होता है अलग अलग रोगी के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि अगर हम एज वाइज बात करें तो सभी व्यक्तियों में जो एनल रूट का एरिया होता है उसकी ओपनिंग का साइज़ अलग अलग होता है, इसीलिए वस्ती नेत्र को अलग अलग प्रकार का बोला गया है। जैसे कि 6 साल
जो वस्ती की देने की बताई गई है अवधि, वो 6 साल से 6 साल से पहले आप किसी को वस्ती नहीं दे सकते। इसीलिए जो वस्ती नेत्र हमको कितने अंगुल का लेना है, इसे 6 साल से बताया गया है। तो अगर 6 साल के बच्चे को आप वस्ती प्रदान कर रहे हैं तो हमें 6 अंगुल के वस्ती नेत्र का उपयोग करना चाहिए। और अगर आप 12 साल के बच्चे को वस्ती प्रदान कर रहे हैं तब आपको 8 अंगुल के वस्ती नेत्र का उपयोग करना चाहिए। अगर आप 20 साल या उससे अधिक के व्यक्ति को वस्ती प्रदान कर रहे हैं तो आपको 12 अंगुल के वस्ती नेत्र का उपयोग करना चाहिए। ये जो वस्ती नेत्र होता है मुख्य रूप से इस जो है निरूह वस्ती के लिए बताया गया है, क्योंकि गुद मार्ग में जो औषधि हम डालते हैं वो पक्वाशय के थ्रू जाती है, जो इतने लेंथ के लिए सफिशेंट है। अगर यही चीज़ हम उत्तर वस्ती की बात करें, जिसे हम मूत्र मार्ग से प्रदान करते हैं या फिर योनि मार्ग से प्रदान करते हैं, तो उस कंडीशन में मेल के लिए जो वस्ती नेत्र होता है 12 अंगुल होता है, क्योंकि उनका जो मूत्र मार्ग होता है वो लंबा होता है, जबकि स्त्रियों का जो योनि मूत्र मार्ग कम होने के कारण ये 10 अंगुल का उनका वस्ती नेत्र होता है। इसका जो छेद होता है उसे छोटे चने के बराबर बताया गया है। वस्ती पुटक जो होता है ये ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर, ब्लैडर की समान रचना होती है जो ओवल शेप का होता है। जब भी हम किसी पेशेंट को वस्ती प्रदान करते हैं तो इस वस्ती पुटक में हम औषधि द्रव को, जो लिक्विड फॉर्म होता है, उसे फिलअप करते हैं और इसे प्रेशर करके वस्ती नेत्र के द्वारा हम औषधि को पेशेंट को देते हैं। तो मुख्य रूप से जब हम वस्ती पुटक में औषधि भरते हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए हमें कि वस्ती पुटक में हमको 3/4 ही औषधि भरनी चाहिए। नेक्स्ट, जब हम पंचकर्म की बात करते हैं तो जब भी हम कोई भी पंचकर्म करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हम पंचकर्म करते समय 3 बातों का ध्यान रखते हैं: पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। हम डायरेक्ट पंचकर्म ना दे करके उससे पहले कुछ कर्म होते हैं और मुख्य उसके बाद हमारा कर्म वस्ती है और उसके बाद हम पश्चात कर्म करते हैं। तो ये जो 3 मुख्य प्रकार हैं, निरूह, अनुवासन और उत्तर वस्ती, इन तीनों में ही अप्लाई होता है पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। लेकिन जो उत्तर वस्ती होता है उसका ड्यूरेशन और उसमें औषधि इतनी कम मात्रा में दी जाती है कि उसमें पश्चात कर्म का जो पोर्शन है, संसर्जन कर्म, उसको हटा दिया जाता है या नहीं के बराबर किया जाता है। लेकिन जो अनुवासन और आस्थापन वस्ती है वहाँ पर इन तीनों पॉइंट को हम फॉलो करते हैं। तो पूर्व कर्म की बात करें तो पूर्व कर्म में जो 4 बिंदु हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि योग्य रोगी, जिस व्यक्ति को हम वस्ती करा रहे हैं वो वस्ती कराने के योग्य है कि अयोग्य है। दूसरा, हम उसको स्नेहन और स्वेदन कराते हैं जिससे उसके शरीर में स्निग्धता आ जाए और उसके जो दोष शाखागत हो गए हैं या कोष्ठ में कहीं अंदर हैं वो निकल करके श्रोतस मार्ग पर आ जाएं। दूसरा, वस्ती द्रव्य प्रमाण निर्धारण। जिस प्रकार से एज वाइज वस्ती नेत्र अलग अलग होता है उसी प्रकार से पेशेंट वाइज जो वस्ती द्रव होता है, अगर हमको पेशेंट को वस्ती देनी है तो उसकी मात्रा भी अलग अलग बताई गई है। जैसे निरूह वस्ती के लिए कहा गया है कि अगर इन द केस, मतलब वैसे तो वस्ती बच्चों को नहीं देना है, लेकिन अगर आपको 1 साल के बच्चे से अगर हम चालू करें वस्ती की मात्रा देखना तो 1 साल के बच्चे को हम आधा प्रसीत मीन्स होता है आपका 1 पल की मात्रा में दे सकते हैं। और ऐसा हम आधा प्रसीत हर ईयर में बढ़ाएं तो 12 साल में हम 6 प्रसीत यानी कि 6 प्रसीत यानी कि हम 12 पल के बराबर हम रोगी को द्रव वाली वस्ती दे सकते हैं। 18 ईयर में हम 12 प्रसीत, 70 से ज़्यादा में हम 2 प्रसीत घटा देते हैं और 10 प्रसीत ही देते हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग औषध द्रव्य की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार से अनुवासन वस्ती की भी अगर बात की जाए तो अनुवासन वस्ती का भी प्रमाण अलग अलग बताया गया है और अनुवासन वस्ती भी हर रोगी को एक समान मात्रा में हमको प्रदान नहीं करनी चाहिए। जैसे अनुवासन वस्ती के लिए कहा गया है कि इसकी 3 प्रकार की मात्रा होती है।
ठीक है। तो इसकी श्रेष्ठ जो मात्रा होती है 6 पल, मध्यम मात्रा 3 पल और ह्रस्व मात्रा जो होती है 1.5 पल होती है। तो इसीलिए वस्ती द्रव्य का जो प्रमाण होता है एज के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है और रोग के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। लास्ट, वस्ती द्रव्य का मिश्रण। जब हम वस्ती किसी को प्रदान करते हैं तो उस समय हमें उस क्वाथ में कुछ मात्रा में लवण, कुछ मात्रा में स्नेह या कुछ और द्रव्य मिलाते होते हैं, तो वो हम उसी समय जस्ट उसको देने से पहले मिलाते हैं औषधि द्रव्य निर्माण के पश्चात। उसके बाद आता है हमारा प्रधान कर्म। तो प्रधान कर्म के अंतर्गत 3 पॉइंट हैं: वस्ती प्राणिधान, वस्ती प्रत्यागम एवं निष्कर्षण, योग, अयोग और अतियोग। तो वस्ती प्राणिधान का मतलब होता है कि हमको पेशेंट को जीर्ण अन्न काल में, तो ये अलग अलग पेशेंट के लिए है। जैसे निरूह वस्ती जब हम पेशेंट को प्रदान करते हैं तो हम उसको खाली पेट देते हैं, और जब हम पेशेंट को अनुवासन वस्ती प्रदान करते हैं तो उसको कुछ खाने के बाद ही देते हैं। और जब हम पेशेंट को बाकी प्रोसेस में हम उसको सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, जबकि जब हम पेशेंट को वस्ती देते हैं तो हम उसको लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में लेटाते हैं। फिर उसके एनल रीजन को हम थोड़ा सा स्नेहन या लुब्रिकेशन करते हैं। द्रव्य जो है वो बॉडी टेम्परेचर तक ही गर्म हमको यूज़ करना चाहिए, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। उसके बाद हमको जो वस्ती यंत्र होता है उसको धीरे धीरे उसके एनल रीजन में ऐड करना चाहिए। फिर धीरे से हमको उस जो पुटक है या ब्लैडर है उसको प्रेस करना चाहिए, और पेशेंट को ब्रीथ यानी लंबी सांस लेने के लिए कहा जाता है, जिससे कि वो आसानी से मेडिसिन उसके अंदर पुश हो जाती है और उसके अंदर अवशोषित हो जाती है या खिंच जाती है। उसके बाद धीरे से हमें नेत्र हटा देना चाहिए और पेशेंट को नॉर्मल उसी पोजीशन पर उसको लेटे रहने के लिए कहा देना चाहिए। थोड़ी देर बाद उसको सीधी पोजीशन में करके थोड़ी देर बाद लेटने के लिए कहा जाता है, जब तक उसे वेग की प्रवृत्ति ना हो। कुछ समय पश्चात जो निरूह वस्ती है वो दोषों को लेकर के बाहर आ जाती है, जबकि स्नेह वस्ती या अनुवासन वस्ती के केस में हम पेशेंट को कुछ खाने के लिए कहते हैं और खाने के पश्चात उसको सुपाइन पोजीशन पे लेटाते हैं। उसके बाद उसके पैरों को उठा करके फिर हम उसको क्योंकि अनुवासन वस्ती की मात्रा कम होती है तो यहाँ पर हम सिरिंज और कैथेटर का यूज़ करके भी पेशेंट को हम अनुवासन वस्ती दे सकते हैं। जबकि उत्तर वस्ती की मात्रा इतनी कम होती है कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही हो जाती है, उसके बाहर आने के चांसेस कम रहते हैं। अगर नेक्स्ट है वस्ती प्रत्यागम और निष्कर्षण। तो अगर वस्ती प्रत्यागम की बात की जाए तो निरूह वस्ती के लिए 48 मिनट बताया गया है। 48 मिनट के अंतर जो हमने मेडिसिन या जो भी द्रव हमने अंदर डाला है गुद के, उसे बाहर निकल के आ जाना चाहिए, वरना वो कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न करता है। यानी ये सम्यक योग के लक्षण हैं। इसी प्रकार अगर अनुवासन वस्ती की बात की जाए तो इसका जो प्रत्यागम काल है उसे 3 याम या 12 घंटे बताया गया है। ठीक, अगर इस समय में वो बाहर नहीं आ पाता है तो उस कंडीशन में हमको दूसरी क्रियाओं के द्वारा या इन कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए दूसरा ट्रीटमेंट करना चाहिए, या इसके कारण वस्ती व्यापद की उत्पत्ति होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो योग, अयोग और अतियोग इसीलिए बताया गया है कि अगर व्यक्ति में सम्यक योग है तो हमको क्या लक्षण दिखेंगे। तो प्रशस्त विटक, तो जो उसके मल की प्रवृत्ति सही तरह से होगी, मूत्र की प्रवृत्ति सही तरह से होगी, वात की, अधोवात की प्रवृत्ति, क्योंकि जो हमारा वस्ती है मुख्य रूप से वात पे काम किया। वात और कौन सा, अपान वायु पे। अपान वायु का अनुलोमन हो गया, और अपान वायु का काम क्या है, मल मूत्र और वात की प्रवृत्ति। तो इनकी जो प्रवृत्ति है वो प्रशस्त यानी सही हो जाएगी। इसके अलावा जो एक ऑर्डर बताया गया है, पहले मल की प्रवृत्ति होगी, फिर पित्त की प्रवृत्ति होगी, फिर कफ की प्रवृत्ति होगी और लास्ट में वात की प्रवृत्ति होगी। शरीर में लघुता की प्रवृत्ति होगी, रुचि उत्पन्न होगी, रोग का शमन होगा, प्रकृति स्थापन होगा, भूख तेजी से लगेगी,
और बल की प्रवृत्ति होगी। तो ये सारे लक्षण अगर हमको दिख रहे हैं तो ये वस्ती के सम्यक योग के लक्षण हैं। और ये लक्षण अगर नहीं दिख रहे हैं, आपको कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो रोग की तरह है, तो ये असम्यक या अति योग के लक्षण हैं, तब हमें दूसरी चिकित्सा की आवश्यकता होगी। उसके बाद आता है पश्चात कर्म। तो आपने देखा होगा वमन हो, विरेचन हो या वस्ती हो, ये तीनों क्रिया करने के बाद हमारा शरीर इतना दुर्बल हो जाता है कि इसकी जो अग्नि होती है वो सामान्य भोजन को नहीं पचा सकती है। अगर आप किसी वमन, वस्ती या विरेचन किए हुए व्यक्ति को सामान्य भोजन देंगे तो उसकी अग्नि और मंद हो जाएगी और उसको व्यापद यानी कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो जाएंगे। इसीलिए हमको ये तीनों कर्म कराने के बाद संसर्जन कर्म कराना चाहिए। उसका डाइट को ध्यान रखना चाहिए, पथ्य का विचार करना चाहिए, हमें उसे लघु से गुरु आहार की ओर ले जाना चाहिए। तो जैसा आपने पथ्य कल्पना में पढ़ा था मंडपेय, विलेपी, यवागु, तो इसी सीक्वेंस में हमको उसको हल्का आहार देते देते धीरे धीरे गुरु आहार की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा संसर्जन कर्म। अगर उत्तर वस्ती की बात की जाए तो उत्तर वस्ती जो है मुख्य रूप से लेडीज़ पेशेंट, फीमेल पेशेंट के लिए दिया जाता है। मेल पेशेंट में भी उनके मूत्र मार्ग से दी जाने वाली वस्ती को उत्तर वस्ती कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से इसका उपयोग फीमेल में किया जाता है। और इसको जो देने का मुख्य समय है स्त्री नाम आर्तव काले तु प्रतिकर्म तदाचरित। स्त्रियों का जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो टाइम होता है, उनके पीरियड्स का जो समय होता है, आर्तव काल जो होता है, उस समय अगर हम उत्तर वस्ती प्रदान करते हैं तो ये मुख्य रूप से लाभदायक होती है, क्योंकि इस समय योनि मुख जो होता है, सर्विक्स का मुंह जो होता है, थोड़ा सा खुला हुआ रहता है, जिसके कारण हमारी मेडिसिन का जो प्रभाव होता है वो गर्भाशय पर होता है। इसीलिए उत्तर वस्ती मुख्य रूप से स्त्री रोग चिकित्सा में आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। इसमें पूछा जाता है कि उत्तर वस्ती को देने का मुख्य काल कौन सा होता है, तो इसका आंसर है आर्तव काल में हमें उत्तर वस्ती देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये वस्ती कल्पना का डिटेल है जो आपके लिए ज़रूरी है, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।